Presentation is visible to all? Yes, ma'am. So today we are starting with the last topic of Unit 4, that is neuroplasticity. So this is very easy and very छोटू सा topic. So, so the word neuroplasticity means, like, it is composed of two words, neuro and plasticity. Neuro, you all know. Neuro is related to our nervous system. Anything which is related to our nervous system, we use the word neuro for that. And plasticity means change. Okay, so overall neuroplasticity means change in our nervous system. That means change in our neural pattern, change in our neural connections. So that is very much possible according to the researches. पहले हमें ऐसा लगता था ना कि लाइक एक बार ब्रेन में जो सेटल हो गया एंड देन फिर नहीं वो बदल सकता है. या अभी भी बोलते हैं ना बहुत लोग कि अभी जो पहले से हो गया या जो आदतें हमारी बन गई वी कैन नॉट चेंज, हम बदल नहीं सकते. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. बट according to researchers, neuroplasticity का concept निकल के आया है, which means our brain, our neural connection, our nervous system has capacity to change. ठीक है, it keeps changing, pattern can change. वो बात अलग है कि अगर जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होगी, ओके, यानी कि न्यूरल पैटर्न किसी का अगर बहुत लिंकेज स्ट्रॉन्ग है किसी चीज का, तो उसको चेंज होने में उतना ही ज्यादा एफर्ट लगेगा, राइट? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, बट again it still has capacity to change. So basically neuroplasticity means the brain's ability to change and adapt as a result of experience. So it can change also and gradually adapt. That is why we all can unlearn our past habits and we can relearn something new. Okay, we can change our habits. So again, it is all the same thing which I have just told. Neuro refers to neuron, and plasticity is brain's malleability. That is the ability to change. So it is brain's ability to alter the structure of its neural network. तो हम स्ट्रक्चर में भी चेंज ला सकते हैं और फंक्शन में भी, दोनों में हो सकता है चेंज. ओके, बट इनिशियली जो न्यूरल नेटवर्क है, ओके, जब हम कह रहे हैं ना न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 का लिंकिंग हो रखा है, एक से सिग्नल दूसरे पे जा रहा है, हम उस स्ट्रक्चर को, उस न्यूरल नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं. इट कैन फॉर्म न्यू न्यूरॉन्स. नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं, न्यू लर्निंग करते हैं, तो एक नया न्यूरल पैटर्न बनता है ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव जस्ट लर्न, आपने म्यूजिक सीखा है, अभी अभी यू आर जस्ट लर्निंग गिटार कैसे बजाते हैं, सो you are learning it for the very first time. So what will happen? Some new neural connections will be formed in your brain. Okay, नए कनेक्शन, न्यूरल फायरिंग. नेक्स्ट टाइम, अब आपने एक महीना सीख लिया है, ठीक है ना, इन द सेकेंड मंथ व्हाट विल हैपन? द न्यूरल कनेक्शन इज ऑलरेडी देयर, एस्टैब्लिश्ड. वो ही और स्ट्रेंथन होगा विद योर प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वो जो एस्टैब्लिश्ड न्यूरल कनेक्शन है, जो नया नया बना है, और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा. दैट इज वाई इट इज सेड प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो पुराना न्यूरल कनेक्शन बना था वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है. सो वट एवर वी डू नॉट प्रैक्टिस, अगर हम कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हम इसको नहीं रिवाइज करते हैं तो व्हाट विल हैपन? अगर हमने कुछ नया सीखा था, अगर हम उसको रिविजन नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं उसको, राइट? बिकॉज वो न्यूरल कनेक्शन जो बिल्ड हुआ था वो लॉस्ट हो जाता है. हमें उसको बार बार मतलब उसको रीबिल्ड करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करना पड़ता है. ओके, सो वी कैन मेक न्यू न्यूरल कनेक्शंस, rearrange or eliminate pre-existing connections. So it's the person's ability to change. History, if we talk about the history and the research in this area, so
until 1960, researchers believe that changes in the brain could only take place during infancy and childhood. तो ये सबका मानना था जितने भी ब्रेन में चेंजेस आते हैं वो बचपन में हो जाते हैं, ठीक है, बचपन में ही हमारा ब्रेन ग्रो करता है, बाद में कुछ नहीं होता, एक बार जो सेट हो गया हो गया. ओके, सो इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड कि ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम परमानेंट स्ट्रक्चर है, जितना सेट होना था वो बचपन में हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद अडल्टहुड के बाद इट वोंट चेंज. So modern research has demonstrated that brain continues to create new neural net pathways. So ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया. It continues because आपने देखा है ना, certain people start learning new things at a 40s की एज में, 50s की एज में, they start learning something new जो उन्होंने पहले कभी किया ही नहीं है, और बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं. If they have that kind of willpower, they practice again, तो एक नई चीजें सीख लेते हैं. ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. That means हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है. एट दैट टाइम ऑल्सो हम नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं. ओके, हम पुराने पाथवेज को एग्जिस्ट चेंज भी कर सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस में एडजस्ट भी हो सकते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं, न्यू मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं. तो ऑल दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. In 1920s, researcher Carl Leschly provided evidence of changes in neural pathway of rhesus monkey. तो ये रिसर्च हुई थी और देखा गया कि rhesus monkey के neural pathways में भी changes आए हैं. Researchers also began to explore cases in which older adults who had suffered from massive strokes were able to regain functioning, demonstrating that brain was much more malleable than previously believed. So ऐसी भी रिसर्चेस पाई गई एडल्ट्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, जहां देखा गया स्ट्रोक के बाद, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कुछ फंक्शनिंग ब्रेन की चली गई, लेकिन जैसे ही थेरेपी हुई या ब्रेन रिकवर करने लगा आफ्टर मेडिकेशन एंड ऑल, तो वैसे ही उनका जो ब्रेन था, जो फंक्शनिंग चली गई थी, वो वापस रिकवर होने लग गई. Again, which means change is possible. Okay. So the brain has remarkable capacity to reorganize pathway, to create new connections, and to create even new neurons. नए neurons भी generate हो सकते हैं, जिसको हम neurogenesis बोलते हैं, जिस process को, यानी कि formation of new neurons. Even that is possible. Body में भी तो नए cells बनते हैं ना, तो न्यूरॉन क्या है, वो भी एक सेल है. तो इवन न्यू न्यूरॉन्स आर क्रिएटेड इफ रिक्वायर्ड. ओके, द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ आर टाइम ऑफ रैपिड. Every neuron in cerebral cortex has an estimate 2500 synapses. ध्यान से सुनना इस बात को. बचपन में, as you all must have heard about this, कि बचपन में ब्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है, राइट? ब्रेन ग्रोथ बहुत तेजी से होती है क्योंकि बच्चा नए नए स्टिमुलस के सामने आता है. Because imagine that you are a blank slate, your brain is a blank slate, और अचानक से स्टिमुलस आ रहा है, तो डेफिनेटली नए नए न्यूरल पैटर्न्स बनते चले जाएंगे. अभी तो खाली था ना एकदम, अभी ब्लैंक पेपर पे ड्राइंग होती जा रही है, तो कनेक्शंस बनते जाएंगे. ओके, सो एवरी न्यूरॉन हैज लाइक 2500 synapses. समझ रहे हो? ईच न्यूरॉन 2500 connections. By the age of 3, this number multiply into 15,000 synapses per neuron. Are you getting this? When the child is born, नया नया सीख रहा है, तब 2500 connections हुए per neuron. By the age of 3 कितना हो गया? 3 times हो गया, 15,000 synapses per neuron. Okay? Then again, the childhood days की जो हम बात करते हैं, at that time brain is in very stimulating phase. हमें बहुत सारे नए नए स्टिमुलस मिलते रहते हैं, इसलिए नए नए कनेक्शंस बनते रहते हैं, नए नए न्यूरल सिनेप्सेस बनते हैं, एक न्यूरल के साथ बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं. और वही ग्रेजुअली जब बच्चा उसको प्रैक्टिस करता है, इनिशियली but child is weak, as you can see in the picture also. बच्चा को हम जब ड्राइंग कलर्स ऐसे ड्राइंग करना सिखाते हैं, तो वो शुरू में वो बहुत रफली ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है, ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस करता है और लाइक व्हेन द चाइल्ड बिकम 4 और 5 years, तो वो बाउंड्री के अंदर कलर करना सीख जाता है, फिर वो उसको कलर सेंस भी आने लगता है. तो क्या होता है, वही ड्राइंग का जो उसका न्यूरल पाथवे था, जो 3 year की एज में बना था, बाय द एज ऑफ 5 वो स्ट्रेंथन होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, बहुत क्लियर होता चला जा रहा है पाथवे, राइट? सो उसी की स्ट्रेंथनिंग होती जा रही है. बट व्हाट हैपेंस इन एडल्ट्स,
as about half the number of synapses are left. Can you guess why? जब हम बड़े होते हैं, अभी हमने बचपन में पढ़ा कि 15,000 साइनेप्सिस पर न्यूरॉन, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, 15,000 के आधे ही रह जाते हैं, 7,000, 6,000 इतना ही कनेक्शन पर न्यूरॉन रह जाते हैं. Why? Can you think of it? Why? Anyone? एडल्ट्स में न्यूरल कनेक्शंस कम किए होते हैं एज कंपेयर टू चाइल्ड. Is everyone there? मैम नहीं Yes, ma'am, पता. हाँ जी. क्योंकि बच्चा उस टाइम पे ज्यादा चीजें सीखता है, लेकिन जब अडल्ट हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वो एक जगह जुड़ जाते हैं वो. ओके. और कुछ आ रहा है माइंड में? एक जगह जुड़ जाते हैं, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है. और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, क्या हमें अपने बचपन की सीखी सारी बातें याद हैं? बताओ. नो मैम. नहीं याद है ना? बचपन की सारी यादें याद है, मेमोरी सारी याद है हमें? नो. नहीं याद है ना? कहाँ गए वो न्यूरल कनेक्शंस? लॉस्ट हो गए. बात समझ आ रही है कि बड़े होते होते न्यूरल कनेक्शंस कम क्यों हो रहे हैं? Yes. चले गए भाई वो सार. हम सब कुछ नहीं कैरी कर सकते ना, सिर्फ जिन पे प्रैक्टिस होती है वो साथ चलते हैं. राइट? अभी तो बात करी थी. यस मैम. जितने भी अननेसेसरी चीजें होंगी जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फंक्शनल यूटिलिटी नहीं है, वो सब लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा. और इसी प्रैक्टिस को, इसी बात को हम सिनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं. ठीक है? तो एज यू सेड, वो बात भी सही है कि भाई हमें सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो जो काम की चीजें हैं वही रहेंगी ना. जब आप अपनी अलमीरा साफ करते हो, ठीक है, सारे कपड़े सारे बुक्स अरेंज कर लेते हो, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो आप हटा देते हो ना अलमारी से. यस इसलिए मैम. करते हैं ना सफाई हम. यस मैम. तो ब्रेन के अंदर भी यही हो रहा है. न्यूरल नेटवर्क बचपन से बनते जा रहे हैं. अब पता नहीं बचपन से तो क्या क्या हम लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, बट सब कुछ तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते ना आगे. बचपन में तो वैसी क्यूरियोसिटी होती है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ करके देखना है हमें. बट कुछ चीजें जो हमें ज्यादा समझ में आती हैं, ज्यादा पसंद आती है, हम उसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं. राइट? राइट मैम. ठीक है. तो बाकी पुरानी चीजें जो हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम की नहीं है, इंक्लूडिंग आवर मेमोरीज ऑल्सो, वो सब चली जाती है वहां से. न्यूरल नेटवर्क सबका लूज हो जाता है. जो चीजें प्रैक्टिस में रहती हैं वो चीजें साथ रहती हैं, उनका न्यूरल पैटर्न रहता है हमारे साथ. ठीक है? इसी प्रोसेस को हम सिनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं, क्योंकि पुराने न्यूरल कनेक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं जो काम के नहीं है. और यही एक वजह है जो मैंने कहा कि हमारे एज एन एडल्ट हमारे ब्रेन की जो साइनेप्सिस है, जो न्यूरल कनेक्शन है, वो किसी बच्चे के कंपैरिजन में आधे होते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? यस मैम. ओके. तो एज आई सेड, अभी जैसे ना न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में क्या है, न्यू थॉट्स एंड स्किल्स कार्व आउट न्यू पाथवेज. आप नया कुछ सीख रहे हो, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा, उसका एक न्यूरल पाथवे, एक नया न्यूरल कनेक्शन बनता है ब्रेन के अंदर. ठीक है? फिर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज साइकिलिंग कर रहे हो, तो वो पाथवे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा धीरे धीरे, एक नई हैबिट की तरह. ठीक है? लेकिन अगर आप कोई चीज यूज नहीं करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ग्रेजुअली वो चीज वीक होने लगती है, उसका न्यूरल पाथवे वीक होने लगता है. ओके?
आपने अगेन आपने बचपन में डांस सीखा था, क्लासिकल डांसिंग बचपन में सीखी थी, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया कई सालों तक, तो उसका न्यूरल पाथवे वीक हो जाएगा, आप उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे जैसे बचपन में आपने सीखा था, राइट? बिकॉज वो आपने प्रैक्टिस में नहीं लाए वो चीज। बचपन में कोई पोएम याद करी थी, या तो बहुत अच्छे से करी है कि अभी तक याद है, या फिर आपने वो एक बार करी, स्कूल में सुनाई, कंपटीशन हुआ, फर्स्ट प्राइज आ गया, बट अब बिल्कुल भी याद नहीं है, बस नाम याद होगा कि हाँ मैंने उस टॉपिक पे पोएम सुनाई थी, बट पोएम क्या थी, प्रैक्टिस नहीं करी ना, अब थोड़ी याद है कौन सी क्या कविता थी वो, ठीक है? तो उसका पाथवे वीक हो गया। तो विद रिपीटेड एंड डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड द डिजायर्ड चेंज, जो हैबिट हमें अपने अंदर लानी है, अगर हम टारगेटेड होके उस पे काम करते हैं तो हम अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, जो हम कहते हैं ना, चलो ब्रेन रीवायरिंग, आजकल बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, राइट? दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट लॉजिकली कि कैसे ब्रेन रीवायर हो सकता है। होता है ना, हम अपनी कोई भी हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और उसको हमें कई दिनों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो 21 डेज के प्रोग्राम्स आते हैं, सो दैट उसका एक नया न्यूरल पाथवे बन जाए आपके ब्रेन में, और आपको ब्रेन को और आपको उसकी हैबिट हो जाए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के? इट कैन वेरी बाय एज, ठीक है? यंग ब्रेन्स बिकम मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू एक्सपीरियंसेस देन ओल्डर ब्रेन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम थोड़े यंग होते हैं तो हमारे लिए हैबिट चेंज करना थोड़ा आसान होता है, हम नए एक्सपीरियंसेस को जल्दी पकड़ते हैं एज कंपेयर टू कोई ओल्ड ब्रेन, क्योंकि उनकी पुरानी जो न्यूरल नेटवर्क होती है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस पैटर्न को तोड़ना और नया बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, इट इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस थ्रू आउट द लाइफ, ब्रेन सेल्स हैं, नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, उसके इर्द गिर्द और उनके हेल्पिंग सेल्स हैं, तो उसके प्रोसीजर बहुत बड़ा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। इट कैन हैपन फॉर टू डिफरेंट रीजंस। प्लास्टिसिटी कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है? कुछ नया सीखते हैं तो भी होता है ये चेंज, और एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू ब्रेन, अगर ब्रेन का कोई डैमेज हो जाए, कोई ट्रॉमा लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब भी ये पॉसिबल है, तब भी ब्रेन में चेंजेस आते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। एनवायरमेंट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस, तो एनवायरमेंट का भी और इवन जेनेटिक्स का भी इसमें रोल रहता है, ठीक है? हम जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, वो एनवायरमेंट हमें एनफोर्स कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ब्रेन को चेंज होने के लिए कि नहीं, उसका भी रोल है। प्लस हमारे जेनेटिकली हमारा ब्रेन कैसा है, रिजिड है, मतलब ज्यादा न्यूरल नेटवर्क उसके किस तरीके के काम करते हैं, तो जेनेटिक्स का भी रोल रहेगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी इज नॉट ऑलवेज गुड, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। वो कह रहे हैं ब्रेन का चेंज हो पाना ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। वाई? जनरली हमें लग रहा है अभी तक जैसे जितना हमने पढ़ा है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ब्रेन जब चाहे हम बदल सकते हैं, जो भी नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है, हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट? बट अच्छा नहीं है कब? जब ड्रग्स लेते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं तब भी तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, न्यूरल नेटवर्क चेंज हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो रही है, और उससे आपके ब्रेन पे और आपके बिहेवियर पे बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं, होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो उस सेंस में ये अच्छी चीज भी नहीं है। जब नेगेटिव, मतलब इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंड करता है। मैम पॉजिटिव का एग्जांपल क्या होगा मैम? पॉजिटिव तो हम जब से पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी नया सीख रहे हैं, वो अच्छा, पॉजिटिव है ना? आप कुछ न्यू हैबिट डालना चाहते हो अपने अंदर, आप रोज सुबह उठना चाहते हो, रोज सुबह रनिंग पे जाना चाहते हो, अब पहले आपने कभी किया ही नहीं है, रनिंग पे पहले कभी गए ही नहीं हो, हाँ जी, तो हाँ जी। आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे वॉक करने, एक हफ्ता वॉक करोगे, 7वें दिन से आप शायद रनिंग शुरू कर दो, एंड यस यू मैम, बिल्कुल मैम। जस्ट क्रिएट अ हैबिट आउट ऑफ, आपके लिए अब कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा है, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क बन चुका है उसके लिए, यस मैम, हैबिचुअल हो चुके हैं। है ना?
तो वो पॉजिटिव एग्जाम्पल हुआ। नेगेटिव यू नो अगेन, अगर ब्रेन चेंज किसी नेगेटिव वजह से हो रहा है और उसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो रहा है तो दैट इज नेगेटिव। यस मैम। टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, अब दो टाइप्स हैं इसके, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। यानी कि जब ब्रेन के फंक्शन में चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि ब्रेन्स एबिलिटी टू मूव फंक्शन फ्रॉम अ डैमेज एरिया टू अनडैमेज एरिया। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेन का एक एरिया डैमेज हुआ, सपोज मेरा राइट हेमिस्फीयर का टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया। अब टेम्पोरल लोब का जो फंक्शन है ना राइट वाले का, वो शिफ्ट हो गया मेरे लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर पे। ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये डैमेज हो गया और इसका जो फंक्शन है वो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरा कोई काम छूट गया और मैंने अपनी बहन को पास कर दिया है, या प्लीज मेरा काम कर दियो, अब ये मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट वेल। तो इवन दिस इज पॉसिबल। तो ये होता है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है द ब्रेन एबिलिटी टू एक्चुअली चेंज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। जब ब्रेन का फिजिकली स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, कुछ न्यू लर्निंग की वजह से फिजिकली ही ब्रेन चेंज हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो दिखता है, जिसको आप मॉनिटर में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिस पिक्चर को, कि भाई पहले ऐसे स्ट्रक्चर था अब ऐसा हो गया स्ट्रक्चर समथिंग। तो वो स्ट्रक्चरल चेंज भी पॉसिबल है न्यूरोप्लास्टिसिटी में, दोनों टाइप के चेंज पॉसिबल है। ये क्लियर है? एनी डाउट्स? अरे बताओ। नो मैम। This is again same structural and functional plasticity. न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो इवन इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बिकॉज वी ऑल एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा हम बात करते हैं, चलो लेट्स रीवायर योर ब्रेन, ठीक है, लेट्स गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्यों बोल पाते हैं? बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिकॉज अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी पॉसिबल नहीं होता ना, तो थेरेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। कभी कोई थेरेपी काम ही नहीं करती अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होता। यानी कि अगर कुछ डैमेज हो गया ब्रेन में तो हो गया, अगर कोई डिप्रेशन की वजह से जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर तो थेरेपिस्ट की जरूरत ही नहीं है ना, अगर चेंज होने की स्कोप नहीं होता। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसलिए हम थेरेपीज करते हैं, इसलिए हम नए कोपिंग स्किल्स सिखाने में बिलीव करते हैं, लोगों को रेजिलियंस प्रमोट करते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं, न्यू हैबिट्स अडेप्ट करने के लिए बोलते हैं, इनकरेज करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। न्यू कॉग्निशन सिखाते हैं, थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव सीबीटी करते हैं ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो हेल्दी कॉग्निशंस हम इम्प्लांट करते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। तो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। इवन सब मेडिकेशन, जब हम दवाइयां भी देते हैं ना, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, तब भी देखा गया है देयर आर सर्टेन चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ब्रेन का जब हम पिक्चर लेते हैं, तो जब डिप्रेशन नहीं है तो अलग पिक्चर है, लेकिन जब डिप्रेशन है तो पिक्चर अलग है, यानी कि कुछ चेंजेस हुआ है। और जब दवाई देंगे तो एक और पिक्चर आएगी, तो पता चलेगा कितना वो क्योर हो पाया है। So in some cases, improving neuroplasticity can itself be part of mental health treatment. Brains in early stages of dementia often use neuroplasticity to compensate of cognitive decline. Dementia में भी देखा गया है, जब मेमोरी चली जाती है ना, तो वहां पर भी देखा गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर इम्प्रूव किया जाए तो और बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकती थी। Aerobic exercise and cognitive challenging activities can increase brain's overall neuroplasticity. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक मतलब फुल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, हम उसमें ब्रीदिंग पे बहुत फोकस करते हैं, तो दैट इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है। कॉग्निटिवली चैलेंजिंग एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, है ना, मैथ्स
का काम कर रहे हैं कुछ, या ब्रेन जहाँ पे हम हमारा अच्छे से कॉग्निशन थिंकिंग अप्लाई हो रहा है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ता है, एनहांस होता है। ओके, रीअसाइन ब्रेन फंक्शंस टू अ सिमिलर एरिया, ये क्या है? जब हमारे, अगेन मैंने अभी बात करी थी, जब ब्रेन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाता है, उस वक्त हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करता है। कैसे? अगेन जैसे अभी मैंने बताया था, अगर मेरा राइट का टेम्पोरल चला गया है, फंक्शन चला गया है, तो लेफ्ट का टेम्पोरल उस फंक्शन को करेगा। ओके, सो इफ पार्ट ऑफ पर्सन्स ब्रेन इज डैमेज इन अर्ली लाइफ, द ब्रेन कैन शिफ्ट दिस फंक्शन टू सिमिलर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये ब्रेन क्या एबिलिटी है कि बहुत, जब लाइफ में अगर ब्रेन का एक पार्ट तो दूसरा पार्ट उस काम को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, a child damaged their right parietal lobe which helps them to know their body space in position in space। ठीक है, राइट पैराइटल लोब चला गया है जिससे वो खुद को, अपना लेफ्ट बॉडी को जान पाते हैं। द ब्रेन में असाइन दिस स्किल टू द मैचिंग लेफ्ट पैराइटल। राइट का पैराइटल गया, लेफ्ट को वो काम दे देगा। and the child will like physically navigate their environmental despite the brain damage। तो जो स्पेस को हम समझते हैं ना, 3D एंड ऑल दैट, तो वो पेराइटल का फंक्शन होता है। अगर वो राइट का चला गया है तो वो फंक्शन हम लेफ्ट को दे सकता है, ब्रेन के अपने हाथ में है। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स जिनका जैसे हैंडीकैप हो जाते हैं, कोई इश्यू हो जाता है, हाथ काम नहीं कर रहा है, राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, तो वो सारे काम लेफ्ट से शुरू कर देते हैं। ब्रेन भी तो ट्रेन होगा ना, वैसे ब्रेन का भी तो फंक्शन शिफ्ट होगा कि उस हाथ से सारे काम होने लगे। फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम हाथ से नहीं होता है वो पैरों से शुरू कर देते हैं। एंड अगेन जो हाथ पैरों में जब चेंज आ पा रहा है, तो यानी कि ब्रेन में, ब्रेन की वर्किंग में भी तो चेंज आया होगा ना। समझ पा रहे हो इस बात को? यस मैम। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, ब्रेन का फंक्शन रीलोकेट नहीं हो पाता है। However, neurons can be rearranged to compensate for the lost brain function। तो जो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब ब्रेन का फंक्शन रीलोकेट नहीं हो पाता है, तब हमारे न्यूरॉन्स अपने फंक्शन को रीअरेंज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन स्ट्रगल टू टेल फेसेस अपार्ट, चेहरे नहीं पहचान पाता है जब कोई इंसान, they may have trouble recognizing friends and family। To fix this issue and learn how to distinguish between different individual voices। ठीक है, तो अगर कोई इंसान चेहरे नहीं पहचान पाता है तो वो क्या करता है, वो ना आवाज पहचानना शुरू करता है लोगों की, और आवाज से याद रखता है लोगों को। सिमिलरली व्हेन समवन इज ब्लाइंड, ठीक है, तो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन उनके दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके बाकी सारे सेंसेस कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, नोटिस किया है कभी? यस मैम। बहुत, उनके कान बहुत तेज हो जाते हैं, वो हल्की सी आहट भी पकड़ पाते हैं, कहाँ से आवाज आ रही है, कैसे आ रही है। राइट राइट हाँ, मैम। ये स्किल्स भी अलग होते हैं। हाँ, good राइट, एंड दे hearing। बिल्ड देयर दो स्किल्स ना, काम करते हैं उन स्किल्स के ऊपर वो। और स्किल्स पे काम करने का मतलब है नए न्यूरल पैटर्न्स बने होंगे उस स्किल्स के लिए दिमाग में। मैम वो टाइम टू टाइम सीख जाते हैं इन सब चीजों को। हाँ, दे लर्न इट, उनको हमेशा से थोड़ी आता है ये करना। यस मैम। दे लर्न इट, एंड लर्निंग का मतलब है नए न्यूरल कनेक्शंस भी बनाना। और जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं वैसे वैसे उनकी न्यूरल कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाते हैं, दे आर वेरी गुड एट इट। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? यस मैम। तो सिंपल सी बात है, जब कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन किसी एक सेंसेस से नहीं मिलती है तो वो दूसरे सेंसेस से डेटा लेने की कोशिश करती है। आईज से नहीं मिल रही है इन्फॉर्मेशन तो उसने कानों से लेनी शुरू कर दी, या किसी और टच से लेनी शुरू कर दी, स्किन से लेनी शुरू कर दी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसरी इनपुट को ट्रांसलेट कर लेना। तो ब्रेन कैन ऑल्सो ट्रांसलेट द सेंसरी इनपुट। एक सेंसेस से काम नहीं चल रहा है तो दूसरे सेंसेस से हम ले लेंगे उस इंफॉर्मेशन को।
ठीक है, समझ पाए इस बात को? Yes, ma'am. So this was all about neuroplasticity, and this was the last topic of Unit 4. So you are done with Unit 4 with this topic, and it's time for our mock test. सेव तो ऑलरेडी होगा. मैंने अभी तो अच्छा इसमें Okay, can you read the first question here? Visible है ना screen? Yes, ma'am. Okay, so we are starting here. From here, the very first question you can see. Adult neurons rely heavily on which of the following? A. Glucose, B. Protein, C. Potassium, D. Sodium.
जल्दी से। मैम पोटेशियम। ओके, एंड व्हाई? हेलो। ओके, सो यू सेड पोटेशियम। नो, इसका आंसर ग्लूकोज है। अब इसको समझो क्यों। एडल्ट न्यूरॉन्स रिलाई हेविली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आपने पढ़े थे चैनल्स में, यस मैम। विच वॉज ऑलरेडी देयर, वो इंटरनल है, उसका पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, इट रिलाई ऑन विच न्यूरॉन, इट इज टारगेटिंग समथिंग एक्सटर्नल, किस पे डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नली। तो ग्लूकोज इज द वन जो हम लेते हैं ना, ब्रेन चलता है, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज रिलीज होता है। क्यों? ताकि एनर्जी मिले, किसको? बॉडी को। सिर्फ बॉडी को नहीं, ब्लड में जाता है, वो ब्रेन के पास भी जाता है। सो ऑल आर न्यूरॉन्स रिक्वायर दैट एनर्जी। ओके, सो एवरी, पूरा जो न्यूरल सिस्टम है हमारा, सब ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है एक्चुअली। सोडियम पोटेशियम उसके इंटरनल फंक्शनिंग के लिए है वहां पे, वो विच इज ऑलरेडी देयर विद इन द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन। ओके, सो ग्लूकोज इज द मेन थिंग जहां पे ये सब कुछ डिपेंड होता है। इज इट फाइन? यस मैम। Another question, ADH is released by which of the following? एड्रिनल कोर्टेक्स। एंटी, हाँ, डायरेटिक हार्मोन, हाँ जी, कौन सा था ये? मैम एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ADH का पिट्यूटरी, आर यू श्योर? कॉर्टेक्स या मेडुला में से नहीं था कोई? ADH हमने कब पढ़ा था? जब हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ रहे थे। कुछ याद आ रहा है? थर्स्ट, प्यास लगती है, ADH रिलीज होता है। यस मैम। एंटीरियर पिट्यूटरी, अब पिट्यूटरी का रोल तो सब में ही था। एक मिनट, एंटीरियर पिट्यूटरी कॉर्टेक्स रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? It is released by posterior pituitary, not anterior. Posterior pituitary करता है ADH। और वो ADH, इफ यू रिमेम्बर, वो स्लाइड अगर ध्यान में हो,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द वन, हाइपोथैलेमस जिसको स्टिमुलेट करता है, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे किडनी को स्टिमुलेट करती है फर्दर टू रीअब्सॉर्ब वाटर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच रिलीज करता है, एडीएच फर्दर किडनी को सिग्नल करता है टू रीअब्सॉर्ब वाटर। यही कनेक्शन पढ़ा था ना हमने, हाइपोथैलेमस था, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये एडीएच रिलीज करता है, और ये किडनी को सिग्नल करता है टू रीअब्सॉर्ब वाटर अपटेक। यही कनेक्शन पढ़ा था, फ्लो चार्ट याद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी मैम। दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्या? शिवी, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या हुआ, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा था तुम्हारा? ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मैम, पता नहीं क्या हो रहा था। ओके, तुम नंबर सेव कर क्या करना, एक तो मैंने मैसेज सबको भेजती हूँ मैं, तुम्हें भी जाता है, मेरे एंड से जाता है बट पता नहीं पहुंचता क्यों नहीं पता है नहीं वो। मैम क्यों नहीं आ पा रहा था, क्या चल रहा है। कभी आ जाता है। उसको एक तो नंबर सेव करना उसको, मतलब जैसे वहां पर तुम्हारा ना वो भी नहीं आता है, जैसे सबका डीपी अच्छा। आता है ना, तो स्वस्ति के नंबर पे तुम्हारा डीपी भी अपेयर नहीं ठीक है होता है। ठीक है, मैं सेव करके देखती हूँ। हाँ, उस स्वस्ति के नंबर को सेव करके देखना, और ईमेल आईडी में भी सबका डाला हुआ है, तुम्हारा भी ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, तो पता नहीं एडमिट भी क्यों मांग रहा है, बाकी सब तो बिना एडमिट करे आ गए थे। आज ही हुआ है एडमिट, तो आज ही मांगा है। अच्छा, ठीक है। Okay, coming to another question. Graded potential is basic type of signal between neuron, ये assertion है। Reason is stimulation of dendritic produce graded potential। एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ो। सही है ये दोनों बातें? बताओ, ग्रेडेड पोटेंशियल पढ़ा था ना हमने इन जनरल की। यस मैम। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट क्लास, डेमो क्लास के वक्त हमने पढ़ लिया था ये टॉपिक। यस मैम। सिग्नल होता है ये याद बताओ, ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है कि नहीं? उज्ज्वला, Yes, ma'am. हाँ जी, ग्रेडेड पोटेंशियल याद नहीं है? पहली क्लास डेमो क्लास में पढ़ा था, जनरेट होता है, जो हम साइकिल पढ़ रहे थे पूरा, हाँ 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 होता है ना जनरेट। हाँ हो हाँ हाँ ग्रेडेड के बाद ही हाँ तो एक्शन आता है बाद में। हाँ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बाद में आता है, एक्शन से पहले ग्रेडेड आता है। हाँ, तो ठीक है, सिमुलेशन ऑफ डेंड्राइट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल। हाँ हाँ, यस हाँ, मैम। तो जब डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेंगे तभी तो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होगा ना। हम्म, यस मैम। तो इसमें क्या होगा आंसर? मैम बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि मैम वो बेसिक ये भी है, क्या कहते हैं, सिग्नल भी है न्यूरॉन वाले में, न्यूरॉन हाँ, में। एंड फिर बाद में जैसे कि अभी आपने थोड़ा सा ये किया, तो लाइक एक्शन पोटेंशियल के पहले ग्रेडेड पोटेंशियल इस ये होता है। हम्म। हम्म। कमिंग टू वही नेक्स्ट सोच रही थी, क्वेश्चन। आगे पीछे हो रहा था। Yes, ma'am.
Which of the Ma'am- following are true about pituitary gland? मैम मैम, एक बार शिवी कुछ थर्ड क्वेश्चन पे जाना मैम एक बार। हाँ जी। मैम जैसे असर्शन हो गया, ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल इज अ बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स। तो मैम रीजन में भी तो एक स्टेटमेंट बोल रहा है स्टिमुलेशन ऑफ द डेंड्राइट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, तो मैम ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे ये थोड़ा हाँ। इसमें समझ नहीं आया। ओके, इसमें क्या होएगा ना, अभी करंटली क्या हो, ग्रेडिड पोटेंशियल जनरेट करने के लिए भी तो डेंड्राइट स्टिमुलेट करेंगे ही ना इनिशियली। हाँ, बिना हाँ। स्टिमुलेशन के तो कोई सिग्नल ही नहीं आएगा। यस मैम। लेकिन क्या होता है ना, हमें ना फिर एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन करना पड़ता है हाई इंटेंसिटी का, ताकि वो एक्शन पोटेंशियल में जम कर जाए। ओके। लेकिन जो बेसिक पहला सिग्नल था वो तो सिंपल यही था, और बिना स्टिमुलेशन के तो ग्रेडिड भी जनरेट नहीं होगा। स्टिमुलेशन तो नेसेसरी है। हाँ। हाँ। ओके 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 मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। Okay. Another question. Which of the following are true about pituitary gland? कौन सा होगा? सी 3 and 4। 3 and 4. Why? मैम फर्स्ट में बोला है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ट्रोपिक हार्मोन, दोनों पिट्यूटरी ट्रोपिक हार्मोन नहीं रिलीज करती है। Right. Correct. सेकंड में ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन आर प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर, यहाँ पर प्रोलैक्टिन नहीं आएगा, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन प्रोड्यूस होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। थर्ड में है पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। और फोर्थ सही है, इसमें है ACTH secreted by anterior pituitary gland stimulates by adrenal cortex। फर्स्ट एंड सेकंड इसमें रॉन्ग है और 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। Everyone agrees with this? हाँ जी। यस मैम। रिवीजन चाहिए ना? यस मैम। यस मैम, बहुत पता चल गंदी रहा है मुझे। तरीके से रिवीजन चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये। सही मैम। क्वेश्चंस हैं, एंड इसमें हार्डली आई गेस 3 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है यार, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे पूछ लिया या ये हमने पढ़ा नहीं है। एक्सेप्ट 3 और 4 क्वेश्चन, और कहीं पे भी स्कोप नहीं बनता जहां आप कह सको मैम ये पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, एवरी क्वेश्चन सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यू जस्ट नीड टू रिवाइज व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड। इतने दिनों में हमने 6 दिन में जो कुछ पढ़ा है आपको वो रिवीजन करना है। यू विल लाइक गेट टू नो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछे और हमें नहीं आते हो तो समझ में आता है, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है वो हमें जरूर आना चाहिए, तो वो हल्के में नहीं करना है। यस मैम। ओके। Immediately after an action potential, cell does not produce another action potential due to, ये हमने करा था अच्छे से। ए। हाँ, ए होगा इसका। हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो जस्ट एक्शन पोटेंशियल के बाद सेल कभी कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करता, दैट इज बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन एब्सोल्यूट के जस्ट बाद एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। उस वक्त अगर हम थोड़ा ज्यादा पुश करके ज्यादा इंटेंसिटी का स्टिमुलस देते हैं तो शायद वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे, तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर रहेगा ए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। Which of the following are involved in decreased food intake and weight loss?
हमने पिक्चर वाला स्लाइड करा था जिसमें एक प्रॉपर पिक्चर थी और कुछ हार्मोन्स के नाम थे और डाइजेशन से रिलेटेड चीजें थी, कुछ हार्मोन्स के नाम थे, तो वहां पे हमने बात करी थी इनकी, कौन इनहिबिटरी रोल प्ले करता है फूड इनटेक में और कौन एक्साइटेटरी रोल प्ले करता है फूड इनटेक में। हमने एक पूरा एक स्लाइड किया था इसका। यस मैम। मैम हम्म। इंसुलिन डिक्रीज फूड इनटेक एंड वेट लॉस। इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज को मोबिलाइज करता है और ग्लूकोज को मोबिलाइज कर देगा, एनर्जी रिलीज करेगा, फिर तो हमें और भूख लगेगी ना। यस मैम। फास्टिंग फेज में इंसुलिन इंक्रीज होता है, फास्टिंग फेज में। हाँ रिवर्स रोल आ जाएगा इंसुलिन का, तो वो तो भूख बढ़ाएगा आपकी। यस मैम। इसका क्या आएगा? हमने कुछ हार्मोन्स पढ़े थे, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ स्लाइड्स, बट अगेन यू कैन गो बैक एंड रिवाइज। आई गेस थर्ड क्लास में हमने ये सारा कवर किया था। आंसर इज लेप्टिन हेयर। मेरे को लग ही रहा था। मैं मैम मैं ना बी और लास्ट वाले में कंफ्यूज थी। मैं बोली कुछ तो है। सबसे इंसुलिन भी बोलने से पहले ना लेप्टिन दिमाग में आ रहा था मैम, पर मैं फिर हाँ। कहीं ना कहीं इंसुलिन लगा मुझे, तो मैंने बोला, फिर मैं बोली लेप्टिन लेप्टिन होगा। बस वो बी और डी में फिर मेरा ये हो गया, हाँ, वो इंसुलिन रिवीजन हो लेप्टिन जाएगा ना और एक बार डी आप वाला ही लोगों का तीन। तो। यस मैम यस मैम यस मैम ठीक यस है, मैम ये एडिपोज टिश्यू, लेप्टिन कहाँ से आता है? एडिपोज टिश्यू से आता है। हमने वो पिक्चर प्रॉपर याद आएगी, एक स्लाइड है प्रॉपर ना जिसपे ये सब पूरा पिक्चर बना हुआ था। एडिपोज टिश्यू लेप्टिन रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, है ना, और वहां पे वो इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। लेप्टिन का काम ही होता है ना फैट मेटाबोलाइज वाला। मम्मी मैम मैम इससे एक मुझे वो याद आ गई, एक चाय पत्ती आती है ना, लिप्ट, कौन सी आती है, लिप्टन हाँ कुछ हाँ है ना, हाँ तो उससे हम लिप्टन उसको दी चाय। रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम जितनी चाय पियेंगे हमारा क्या होगा, वेट लॉस होगा और फूड इंटेक डिक्रीज हाँ होगा। लिप्टिन की ग्रीन टी पियेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, है ना। हाँ, उसको हम रिलेट हाँ करके ही याद रहेगा लेप्टिन। हाँ ये सही है। डिक्रीज फूड इनटेक भी होगा और ग्रीन टी हाँ से भूख कम लगेगी और वेट लॉस हाँ, होगा, तो लिप्टिन। लेप्टिन का काम ही ये होता है भूख कम लगाना, आपका सप्रेस कर देता है वो हंगर को। यस ठीक है, मैम ताकि आपका फैट वेट लॉस होता रहे, फैट मेटाबोलाइज होता रहे और भूख भी ना लगे। यस मैम अच्छा है ना। यस मैम। Which neurotransmitter is helpful in synaptic plasticity? ये तो कराया था मैम, ग्लूटामेट। 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 Seventh is glutamate. चलो बहुत ही बढ़िया। Which technique of studying the brain involves injecting the patient with radioactive glucose? कल किया था ये हमने। यस मैम मैम पीईटी। Very good. यस मैम। पीईटी यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Which part of neuron covered by myelin sheath? Very easy. पार्ट्स ऑफ एक्सोन। मैम मैम होल होल ऑफ ऑफ एग्जान, एक्सॉन, पूरा एग्जान का ही तो माइलिन शीट फर्स्ट कवर फर्स्ट करती है। वाला मैम, होल Whole वाला। of axon. ठीक Yes, है। ma'am. मैम बीच बीच में गैप भी तो होता है ना उसके, हाँ, माइलिन शेथ में गैप आता है। तो होल बोलेंगे कि पार्ट Which बोलेंगे? part of neuron covered by myelin sheath? Whole of axon ही रहता है, parts of axon। नहीं, उसको तो कुछ और बोलते हैं ना मैम, जहाँ जहाँ वो बीच बीच में। गैप्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं हाँ, उसको। रेनवियर ऑफ, हाँ गैप्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर ऑफ नोड समथिंग कुछ हाँ ऐसा। हाँ हाँ, नोड्स हाँ ऑफ रेनवियर, नोड्स हाँ ऑफ हाँ, रेनवियर बोलते हैं। कुछ ऐसा बोलता है। बट कवर तो पूरी एक्सन पे हाँ, ही रहता है वो। एक्चुअली क्या है ना, चल अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ एक्सॉन बोल देंगे ना तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर्ड है, जबकि रिवर्स है, पूरे में माइलिन शीट है, थोड़े थोड़े पार्ट में गैप आता ओके मैम, है ना। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि बीच में जो जगह रहती है खाली खाली। Which of the following cranial nerves support with visual information? Okay,
ये मेरी स्लाइड्स में नहीं था, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। आई विल शेयर समथिंग, इसमें से ना मैं इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ क्रेनियल नर्व्स को लेके। ओके, मैं आपको बता देती हूँ और फिर मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे। क्रेनियल नर्व्स के टाइप्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स तो पता है ना हमें, क्रेनियल ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स है हमारी, स्पाइनल होती हैं, क्रेनियल होती हैं, क्रेनियल जो Yes, ब्रेन से हाँ रिलेटेड नर्व्स है, राइट। तो हाँ उसमें हाँ विजुअल इंफॉर्मेशन की कौन कौन सी नर्व्स है, तो देयर इज CN, क्रेनियल नर्व 1 2 3, क्रेनियल नर्व 3, ठीक है, पहली। दूसरी है क्रेनियल नर्व 4, तीसरी है क्रेनियल नर्व 6, एंड देन फोर्थ है इसमें जो यूज होती है क्रेनियल नर्व, थर्ड तो ऊपर ही हो गई, हाँ थर्ड ही है, यही है तीनों मेन, तो बाकी तो फिर थर्ड ही रिपीट हो गई। तो इसका जो थर्ड है, क्रेनियल नंबर थर्ड, उसको उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर। जो क्रेनियल नर्व फोर्थ है उसका नाम है ट्रोक्लियर। क्रेनियल नर्व जो 6 है इसका नाम है एब्ड्यूसिन। इनका फंक्शन भी बता देते हैं। क्रेनियल नर्व जो 3 की हम ऑक्यूलोमोटर की बात कर रहे हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द पोजीशन ऑफ आईलिड एंड द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आईलिड की पोजीशन और प्यूपिल के साइज को ये इफेक्ट करती है, जो ये 3 है, क्रेनियल नर्व 3, ठीक है। देन और फंक्शन में क्या दिया है इन्होंने, क्रेनियल नर्व 3 हो गया, ऑप्टिक नर्व 2 है, क्रेनियल नर्व 4 मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, और क्रेनियल नर्व 6 जो है ये मिड ब्रेन से निकल रही है और ये पोन से निकल रही है, पोन्स एरिया। फंक्शन नहीं दिया है कुछ ढंग से। ओके, क्रेनियल नर्व 3 हो गया, प्यूपिल हो गया, तो इन्होंने, आई सेंड यू जो पूरा इसका ना अलग से ही रिसर्च पेपर है और जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्होंने हर जगह बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये तीनों क्रेनियल नर्व्स हमारी विजन के सिस्टम से इन्वॉल्व है। फंक्शन वाइज इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है, बट इन केस आई फिगर आउट की कुछ फंक्शन वाइज भी डिटेल है, जैसे हमने पढ़ा जो 3 की थी, प्यूपिल और आईलिड में इसका फंक्शन था। 4th और 6th का स्ट्रक्चरल तो दे रखा है, कहाँ कहाँ ओरिजिन है, बट फंक्शन वाइज कुछ अलग से नहीं दिया है इन्होंने, स्पेसिफिक नहीं दिया है फंक्शन कुछ, ठीक है। तो इनकेस अगर मुझे फंक्शन भी पता चलता है तो आई लेट यू नो, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अगर हम बात करें, व्हाट यू नीड टू नो, क्रेनियल नर्व जब भी बात करेंगे वो विजुअल फंक्शन को लेके एसोसिएटेड विद विजन। 3 4 एंड 6 इसका नाम है ऑक्यूलोमोटर
ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसिन। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या हुआ, एब्ड्यूसिन एंड ट्रोक्लियर, यानी कि 2 and 3। कौन सा हुआ ये, बी एंड सी आई गेस, B ये and वाला। यस मैम। Which of the following neurotransmitter found throughout the nervous system? Most abundant कौन सा पढ़ा था हमने? गाबा। GABA, गाबा। GABA. गाबा यानी कि गामा only A। अमीनोबुटारिक एसिड। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैचअप है, आप लगा लोगे ये तो। third, यस मैम 3। 3, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल। यस मैम। Which of the following neurotransmitters synthesized by Raphe nucleus? Any idea? Raphe nucleus वैसे आपके ना ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि ब्रेन स्टेम में मिलता है। इसके पास ये मैम बी सेरोटोनिन। हाँ सेरोटोनिन, इसके पास सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं। इसके हम्म। पास इस एरिया में इसी के रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। और यही फिर जो न्यूक्लियस होता है यही सेरोटोनिन को भी सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसके रिसेप्टर्स भी फिर यहीं पे मतलब जनरेट होते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सपोर्ट सिंपैथेटिक फंक्शन? ये मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था, पूछते हैं। यस मैम। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है। A, थोरेकिक एंड लंबर 3। थोरेकिक एंड लंबर, थोरेकिक एंड लंबर ही है ना इसका, सिक्रल क्रैनियल, हाँ ठीक है, सिंपैथेटिक का। सिंपैथेटिक यस मैम। Put the parts of brain in sequence going from higher to lower level of brain. ये भी पढ़ते वक्त ही बोला था कि सीक्वेंस में याद करना है, यस और मैम। टेक्निक भी बताई थी याद करने की। यस मैम। 3 2 5। मैम ये 3M जो है उसका तो अल्फाबेटिकली सेट है मैम, M वाला। पहला कौन सा था? टेलेंसिफेलोन। पहला ये था, फिर D, डाई। डाई, फिर डाई। 2 2, मेसेंसिफेलोन। हाँ। फिर फिर 1 एंड फिर देन 5। अब क्या बना सीक्वेंस? सी। C 4 3 2 1 5। मैम इसका मैंने एक वो बनाया था निमोनिक। हम्म। टेलीफोन डायल किया, मैसेज किया, मीट किया, फिर लास्ट में माई का नहीं बन पाया था कुछ। माए को लिख दो, मुझको खुद को किया। ऐसे टेलीफोन डायल किया, मैसेज किया, मीट किया, और फिर माई का नहीं समझ आया तो उस तरीके से किया था माई इसका सेल्फ, निमोनिक। माई सेल्फ कर देते हैं। Which part of brain is responsible for combining sound into word and arranging word into meaningful sentences? सिंपल है ये भी। यस मैम। vernacular, मैम मुझे ब्रोका A और B में कंफ्यूजन हो रहा है मैम।
ए और बी का फंक्शन क्या था? ब्रोकास एरिया एक लग रहा है और एक वर्निक्स एरिया, इन्हें उसमें दोनों में। मैं पूछी फंक्शन क्या था इन दोनों का? अच्छा, ब्रोकास का फंक्शन क्या था? प्रोड्यूस साउंड्स राइट, स्पीच और प्रोडक्शन में था ना? हाँ अच्छे, यस हाँ मैम, और वर्निक्स में अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। वर्निक्स में अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। अब हाँ दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? which part of the responsible for combining sounds into words and arranging words into meaningful sentences. ब्रोकाज एरिया। ब्रोका एरिया, ग्रुप का हाँ, एरिया। यस मैम, ब्रोकास एरिया। assertion reason. During action potential, there is change in polarization of ion across neural membrane. Reason. All the sodium ions are transported outside the neural membrane during hyperpolarization. क्या बात हुई ये? बताओ। Hyperpolarization. मैम फर्स्ट वाला तो करेक्ट है मैम, एंड सेकंड वाला ऑल द सोडियम आयरन्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। मैम पोटेशियम जाते हैं ना बाहर हाइपर पोलराइजेशन तो। और एनीवेज सेकंड सेंटेंस क्या रीजन दे रहा है पहले सेंटेंस के लिए? ऑल द सोडियम, वो क्या बोल नो रहा है? मैम, ऑल द सोडियम नहीं मैम, ये सेकंड वाला नो करेक्ट नहीं है मैम। है ना, क्योंकि जब हम नहीं है पोलराइजेशन मैम, की बात कर रहे हैं और उस यस मैम, पोलराइजेशन का रीजन इज नॉट हाइपर पोलराइजेशन, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन तो यस मैम, पोलराइजेशन के भी बाद आता है। यस मैम। ठीक है, तो तो मैम क्या हुआ फर्स्ट इसका? इज करेक्ट, अदर वन इज फॉल्स। अदर A वन is इज, correct, अदर assertion is वन इज ऑल, correct, हाँ but not correct explanation of A. हाँ, सेंटेंस दोनों बी, करेक्ट हैं लेकिन यस आपस में मैम। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं एक दूसरे का। Right. तो मैम हमें हमेशा assertion का के साथ जो रहे वही प्रॉपर आंसर रहेगा ना, हमेशा। ये फेज जो रीजन रीजन कनेक्ट होना चाहिए। रीजन ठीक है, उसको मैच होना चाहिए राइट। assertion अगर को। अगर सेकंड रीजन में ये लिखा होता ना इन्होंने, जिस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अगर वो वाला सेंटेंस लिखा होता, है ना, यस मैम, यस मैम। कि वो उसमें बता रखे होते कि अच्छा सोडियम कहाँ से बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, जो हाँ, एग्जैक्ट जनरेट होता है वो लिखा होता स्टेप, तो रीजन सही हो जाता। बट इन्होंने एक्शन पोटेंशियल के भी बाद का स्टेप लिखा है। मैम एक डाउट था, हाइपर पोलराइजेशन जब होता है मैम तो सारे नेगेटिव चार्जेस इनसाइड ज्यादा हो जाता है ना हाइपर पोलराइजेशन के टाइम, अंदर नेगेटिव इसलिए ज्यादा हो हाँ जाता है क्योंकि सारे पॉजिटिव बाहर चले जाते हैं, बाहर चले आउटसाइड चले जाते हैं सारे। इसलिए ही लिखा है ऑल द सोडियम ट्रांसपोर्ट आउटसाइड। ठीक है, राइट। ओके। Which of the following is the final destination for much of the brain information about emotion? डायरेक्ट क्वेश्चन है। एमिगडाला मैम एमिगडाला, एमिगडाला। फर्स्ट वाला। मैम सेम ये इमोशन वाला क्वेश्चन है, अभी जो 2023 वाला ये वो हाँ दिसंबर वाला हुआ है, हाँ, इमोशन का ही सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमेशा आता है किसी ना किसी हाँ फॉर्म में, हमेशा पूछते हैं इसको। फिर एक और क्वेश्चन, which part of central nervous system control much of endocrine system by regulating the pituitary gland? ये भी हाइपोथैलेमस, yes, hypothalamus controls the यस pituitary gland. Which of the following is the sleep disorder in which person is physically active during REM sleep? कल ही पढ़ा, कल परसों पढ़ा है हमने ये। Which बताओ। of the following is the sleep disorder in which the person is physically active during REM sleep? रेम स्लीप बिहेवियर, रैपिड आई मोमेंट स्लीप। देखो रैम स्लीप बिहेवियर। इसमें ये नहीं होगा और ये नहीं होगा,
इफ यू रिमेम्बर, ये दो में हम फिजिकली एक्टिव नहीं Yes, रहते हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियस लाते हम्म। हैं, लेकिन फिजिकली एक्टिव में सोमनाबुलिज्म हो सकता है। हमने पढ़ा था जब हम स्लीप वॉकिंग की बात करते हैं, दैट इज सोमनाबुलिज्म। Soma, yes ma'am, soma and physical body, हाँ, yes ma'am, soma, yes, इसमें हम स्लीप वॉकिंग पढ़ा था इस वाले में हमने। yes ma'am, मैं भी वो sleepwalking, yes ma'am, soma. Which of the following is the evidence that REM sleep specifically enhances consolidation? तो इनमें से कौन सी बात ये प्रूव करती है कि रेम के वक्त कंसोलिडेशन होता है? कंसोलिडेशन मैम, एक बार कंसोलिडेशन, एनहांस कंसोलिडेशन, हाँ, हमने पढ़ा था मतलब ना, मेमोरी हाँ, कंसोलिडेशन होता है जब हम सोते हैं, तब वो लॉन्ग टर्म में जाती है, ओके ओके ओके, मेमोरी स्ट्रेंथन होती है। मैम इसका तो बी तीनों ही एंड लग सी। रहा है, ए बी एंड सी। हाँ लर्निंग पर करने से भी इंक्रीज होगा जितना हम लर्न करते हैं। हम्म, पर बी कैसे होगा फिर? REM डेप्रीवेशन इंटरफेयर deprivation विद लर्निंग। इंटरफियर विथ लर्निंग बोल रहा है ना, हाँ तो मतलब अगर वो इंटरफियर कर रहा है तो फिर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? रैम डेप्रीवेशन इंटरफेयर विद, deprivation interfere with learning, REM increases after learning, deprivation interfere after with learning, performance improve and sleep. मैम मुझे लगता है बी इज नॉट करेक्ट। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए लाइक ए एंड सी, REM जहाँ increases तक after learning, REM deprivation interfere इंटरफियर with learning। विथ लर्निंग कह रहा है, हाँ। सही और तो कह यहाँ रहा पे है ये वही तो तो हमने मैं कह रही हूँ, वो ये तो हमने विद हाँ, एग्जाम्पल पढ़ा था कल परसों अच्छा क्लास में, हमने एग्जाम्पल भी अच्छा, डिस्कस किया था। जब हाँ हाँ, एनिमल्स को रेम स्लीप नहीं मिलती है और उनको ट्रेनिंग करे जा रहे अच्छा, हैं, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी पुअर हाँ परफॉर्मेंस होती है। हम्म, तो यानी कि यस जब मैम। रेम क्या क्या डेप्रिवेशन क्या होगा, क्या जब REM जब एनिमल्स में REM नहीं मिल स्लीप रहा है के उनको, टाइम, सोने को नहीं मिल रहा है उनको, डीप स्लीप सपनों वाली रेम स्लीप नहीं मिल रही है एनिमल्स हाँ को, हाँ, दे आर रेम डेप्राइव्ड, राइट, तो हाँ, दे परफॉर्म पुअरली। ठीक है ना मैम। तो फिर ये यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस दैट REM स्लीप स्पेसिफिकली एनहांस कंसोलिडेशन? हम्म, तो एनहांस मींस उसको डेवलप कर रहा है ना मैम। हाँ हाँ तो ये भी तो कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं रैम की ही वो बता रहा है ना कि अगर रैम में डेप्रीवेशन होता है तो लर्निंग में हम्म, इंटरफेयर होगा। हम्म, अगर बात रैम तो में वही हो गई अच्छा ना। उस वे में, ओके ओके, हाँ दैट वे, हाँ, इसमें अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह से थोड़ी नहीं डाला है उसने, तो पूछा है। ओके, और थर्ड भी सही है, हाँ हाँ, परफॉर्मेंस इम्प्रूव फॉलोइंग रैम परफॉर्मेंस, स्लीप। हाँ वो A एंड C तो मुझे लग ही हाँ रहा था, हाँ, बस ये B वाले का ही था, ओके ठीक ओके, है, तो इसमें इट यस मैम, इज ऑल ऑफ देम। रेम इंक्रीजेज आफ्टर लर्निंग, हम्म, डेप्रिवेशन होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, इसका मतलब भी यही है कि रेम से लर्निंग बढ़ती है। यस मैम। परफॉर्मेंस भी रेम स्लीप के बाद बेटर हो जाती है, तो ऑल पॉइंट्स हम्म, आर करेक्ट ना। ये मैम इनकी टेक्निक थी, इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करके डालना। हाँ, और हमने ये सारे सेंटेंसेस पढ़े थे एग्जैक्टली क्लास में, इट हम्म यस वाज मैम। देयर। यस मैम। Which of the following is associated with memory of emotionally charged event? एमिगडाला। एमिगडाला, आंसर यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम, थोड़ा एक बार और ऊपर, क्वेश्चन, सी, which of the following is associated with memory of emotionally
चार्ज charge इवेंट्स। event. मैम एमिगडाला तो है। टेम्पोरल भी है। एंड मेमोरी का कनेक्शन तो इससे होता है ना, इससे होता है। मैम एक बार ऑप्शंस दिखाइए थोड़ा सा। मैम 2 होगा ना, C only. सी तो मैंने ओनली। कहा C only इमोशनल। होगा. यस मैम, कंफ्यूजन हो गया था जब मैम ने एक बार मैम बोला. मैम आप भी देखा, ये खेल गई मैम, स्क्रोलिंग का आप है। खेल गए मैम, हाँ खेल गई. हाँ मैम सही में अरे तो तुम्हें भाई, कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना गुरु, कि क्या आंसर दे रहे हाँ हो और क्यों दे रहे हो. भाई ऐसे ही गुरु जी ना थोड़ी है वो हमारी। लेकिन मैम एक वो था, अगर आप थोड़ा भी ऑप्शन कर देते ना, C हम्म के साथ कोई और डाल देते तो पक्का वही वाला आंसर होने वाला था. हाँ, हम्म, अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट को भी तो मैं डिकोड करती हूँ तब जाके आंसर दे पाते हो. तो यस मैम इसलिए वो भी है। सिंपल में भी श्योरिटी होनी चाहिए ना. राइट। यस मैम. Which of the following are regulated by sympathetic nervous system? This is again simple. Increase heart rate, balance of A, D, C, A, D, E. Third. Third, पक्का. पक्का. A, डायलेटेड D. प्यूपिल्स। E. डाइजेशन स्टिमुलेट थोड़ी ना होता है मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इनहिबिट होता है डायलेशन ऑफ Sympathetic is कौन सा? Fight and flight ना. यस मैम. हाँ हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ड्राइनेस अब होगी. इसके हिसाब से देख लो. ADE आएगा कंफर्म. ठीक. ठीक है. और ये हम्म, ऐसा आपको बेनिफिट अभी डाउट क्रिएट करा था ना, वो इसलिए किया था हम्म, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही थी. मेमोरी ऑफ इमोशनली चार्ज इवेंट. मेमोरी में कौन सा इन्वॉल्व होता है ब्रेन पार्ट? मेमोरी में कौन सा इन्वॉल्व होता है ब्रेन पार्ट? तो इमोशन में एमिक डाला होता है, यू ऑल नो, हाँ बट मेमोरी हाँ में कौन होता टेम्पोरल। है? टेम्पोरल. या टेम्पोरल इज द ओवरऑल मोटा मोटा हाँ. लोकेशन ना, हिप्पोकैम्प। स्पेसिफिक नहीं है. हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस. हाँ. अगर आपके ऑप्शंस में हिप्पोकैम्पस भी होता है ना, यस मैम. तो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता था. तब आपको एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस दोनों पकड़ने पड़ते. ओके. अगर मैम ऐसे करते कि वो इमोशनली चार्ज इवेंट की बात कर रहा है तो देन लेकिन इमोशनली नहीं, सिर्फ इमोशनल इवेंट की बात कर रहा है तो ठीक है एमिगडाला. हाँ हाँ. बट क्या बोल दिया मेमोरी, मैंने? मेमोरी ऑफ इमोशनली चार्ज इवेंट. ठीक है. ठीक है, तो वहां थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा. ऐसे आती है, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. तो मैम अगर सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में हिप्पोकैम्पस भी है और कोड्स में हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला भी है और एक जगह अमिगडाला, तो हमारी क्या हम किसको प्रायोरिटी देंगे, अमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, क्योंकि वो मेमोरी की बात कर रहा है, या खाली देखो, कैंपस, क्या मतलब क्या रहेगा? एक्चुअली ये वाला ना, मैं इसलिए ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि शायद मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन फेस किया है और ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है. कभी तो एमिगडाला ही सही आंसर होता है और कभी इसमें हिप्पोकैम्पस की डिमांड रहती है. बिकॉज वी ऑल नो जब भी मेमोरी की बात होती है तो हमें हिप्पोकैम्पस भी चाहिए होता है. यस मैम. ठीक है. हम्म.
ठीक है। बट दिया से वो अमिगडाला की तरफ ज्यादा आएगा बिकॉज इमोशन इसमें प्राइम इंपॉर्टेंस है। ओके मैम। तो जब भी इमोशंस की बात आ रही है तो हम अमिगडाला पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए और क्वेश्चन में मेमोरी को भी हाईलाइट किया गया है तो हम हिप्पोकैम्पस को भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है मैम। ओके ये हो गया। हाँ ये भी सिंपल है। एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साढ़े सात हो गए मैम। सेकंड क्लास नहीं है आज आपकी। ओके ओके ओके। CNS। हम्म क्या हो गया? इस क्वेश्चन में क्यों अटक गए? ये तो सिंपल था। मैम CNS, क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। नहीं, एफरेंट और इफरेंट कब पढ़ा था हमने? याद करो। एफरेंट मैम इमोशन के लिए होती है, इफरेंट एक्शन के लिए होती है। मैंने बताया भी था ना, अफेक्ट और इफेक्ट दो वर्ड्स बताए थे, है ना? तो अफेक्ट जो था वो हम सेंस करते थे जब हम रिसीव कर रहे हैं जब इंफॉर्मेशन को। जब इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है थ्रू द राइट। एफरेंट, और इफेरेंट में जब इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे सेंसरी ऑर्गन में आ रही है वो होता है इफेरेंट। मोटर नर्वस सिस्टम में आ यस रही मैम, यस मैम, है ना? वो सेंसरी सेंसरी और सेंसरी से हम रिसीव कर रहे हैं, मोटर से हम इंफॉर्मेशन सीएनएस से वापस आ रही है, वापस रिफ्लेक्स yes, एक्शन। हम्म, ठीक है, और ये सारा कहाँ हो रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ना, यस मैम, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर 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 नर्वस सिस्टम, मोटर ये नर्वस दोनों हमने सिस्टम। सोमैटिक में पढ़े हैं। बॉडी के सिस्टम्स है ना ये, यस मैम। जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, ठीक। डाउट है कुछ यहाँ पे? नो मैम। This is again, which is the correct sequence of parts of ear through which sound travels in ear? फोर्थ। यस मैम, फोर्थ। 25th is 4th, ठीक है, तो डायरेक्ट था।
Where is Broca's area located? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब फ्रंटल में। लोब। ठीक। Absorptive phase of energy mobilization involve which the following event अरेंज करना है सीक्वेंस में। ठीक है, एनर्जी मोबिलाइजेशन कैसे होता है या अब्सॉर्ब कैसे होती है एनर्जी, तो ये इवेंट्स हैं। इसमें कॉमन सेंस का ज्यादा यूज होगा आपकी। ठीक है, तो जस्ट ट्राई क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। मैम इसका होगा 2। कैसे बताऊं मैम विद रीजन? मैम क्या होता है, एब्सॉर्प्टिव फेज आती है फास्टिंग फेज के बाद। ठीक है, एब्सॉर्प्टिव फेज में जब हम कोई भी फूड इनटेक करने लगते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज इंक्रीज होगा, इंसुलिन कम होगा जब हम फूड इनटेक करते हैं। जैसे ग्लूकोज इंक्रीज होगा मींस कि हम क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन काम और वो वाली पैरासिम्पैथेटिक में हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट वाली फेज आ जाएगी। ठीक जैसे है। भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा, हमारी पेनक्रियाज क्या करेगी, इंसुलिन सिक्रीट करेगी। ठीक है, इंसुलिन के सिक्रीट होने से ग्लूकोज एंटर करेगा बॉडी सेल में, वहां पर ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाएगा एज आई थिंक एज अ ग्लाइकोजन या ग्लूकोगन। मैम इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि वो ग्लूकागन हार्मोन होता है ग्लूकागन, जैसे इंसुलिन ग्लूकोज पे एक्ट करता है ना, वैसे ही ग्लूकागन ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है। ग्लाइको, हाँ मैम इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, 1-2 बार करने से क्लियर होगा। वो लिवर में स्टोर्ड होगा मसल्स में एज अ ग्लाइकोजन, देन फैट स्टोर्ड इन एडिपोज सेल एज ट्राइग्लिसराइड। मतलब अगर इसको समझे तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा इसमें, इस वाली फेज में, कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने से ग्लूकोज इंक्रीज होगा, हमारा इंसुलिन लो होगा, खाना खाने से हमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा, हमारा वही रेस्ट और डाइजेस्ट वाली फेज चलेगी, पेनक्रियाज इंसुलिन में सिक्रीट होगा, फिर इंसुलिन के सिक्रीट होने के बाद ग्लूकोज बॉडी सेल में एंटर करेगा, वहां पर मसल्स में ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, फिर जैसे वो ग्लाइकोजन में स्टोर हुआ, फैट जो होगा वो एडिपोज सेल्स में हमारे एज अ ट्राइग्लिसराइड्स के लिए उसमें स्टोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। दिस इज द होल प्रोसेस। जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में, रेस्पिरेशन से ग्लूकोज रिलीज होता है ना खाने से, और ग्लूकोज फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक, हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है खाना खाने के बाद, फिर इंसुलिन आता है पेनक्रियाज से। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की कोशिश करेगा। अब ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाता है और मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं बेसिकली बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। और जो और ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, फैट स्टोरेज में जा रहा है, लिपिड, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। ओहो मैम इसका कुछ ये भी है ना कि जैसे कुछ ग्लूकोज तो हाँ बॉडी ने यूज कर लिया है, और कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट के उसमें स्टोर हो रहे हैं। हाँ ठीक है, और मैम यही कुछ ऐसा प्रोसेस है कि जब हम फास्टिंग फेज में होते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट से रिलीज होना शुरू हो जाता है। राइट, जब हम फास्टिंग फेज में होते हैं तो वो फैट से ही तो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, खाना तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ग्लूकोज वो फैट में से इंटरमिटेंट, निकलेगा फिर। हाँ वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए बोलते हैं कि वो ग्लूकोज फैट से जाना शुरू हो जाएगा आपके बॉडी की एनर्जी के लिए। राइट, इन जनरल ऑल्सो फास्टिंग का यही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है। इंटरमिटेंट का तो खैर ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपको डाइजेस्ट हो जाए। हम बहुत जल्दी मतलब खा लेते हैं, थोड़ी गैप के बाद हम दूसरा मील इनटेक कर लेते हैं विदाउट इवन डाइजेशन। तो इंटरमीडिएट का तो ये भी रोल रहता है कि भाई एटलीस्ट जो पूरा आपने जो ग्रेन मील लिया है, ग्रेन मील इज इट टेक्स लाइक अ टाइम 6 to 7 hours आराम से लेता है वो डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो जब हम सो जाते हैं तो वैसी डाइजेशन काम नहीं करता है ज्यादा। तो वो इंटरमीडिएट का तो ये भी रहता है एटलीस्ट यू डाइजेस्ट व्हाट यू हैड, राइट। फिर जब हम एक्सेसिव हम फास्टिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट रहता है अब एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फैट से निकलनी शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सेम ये कॉन्सेप्ट रहता है।
Then we have long-term potentiation. Potential means facilitation of synaptic transmission following ये वैसे ये उसका भी क्वेश्चन है, ये मेमोरी में भी आया, मतलब ये मेमोरी को इसके साथ कंबाइन कर दिया है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के साथ. long-term potential means facilitation. मैम ये कह रहा है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मींस फैसिलिटेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का पूछ रहा है, मतलब ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फॉलोइंग लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन पूछ रहा है जब ना एक्शन मतलब बहुत देर तक हमारा जब वो नर्वस कनेक्शन एक्टिवेट होता है ना लॉन्ग टर्म, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ टाइपो एरर है इसमें. एक टर्म होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ये जो टर्म है ना ये होगा लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. ठीक है. सो विच मीन्स परसिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनैप्स, यानी कि न्यूरॉन के बीच, ये न्यूरॉन 1 है न्यूरॉन 2 है, ये प्री सिनेप्टिक है ये पोस्ट सिनेप्टिक है, तो इनके बीच में इनका ये जो सिनेप्स है जो आ रहा है जिससे लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज होगा सिग्नल ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूरॉन्स. ओके लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसमिशन चल रहा जा रहा है चलता जा रहा है, स्ट्रेंथन हो गया है. इसी को हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेमोरी में भी हम ये पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, क्योंकि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, स्ट्रेंथन हो गया है बहुत ज्यादा, तो वो मेमोरी फॉर्म कर लेता है. ओके ये कब होता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ओके जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगा तब हाँ. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा. हाँ, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को तो हम्म. करंट ज्यादा जाएगा ना यहाँ पे, यस मैम वो बार बार कर रहे हैं ना बार बार कनेक्शन. स्टिमुलेशन हो हाँ रहा है ना उसका पोस्ट यस सिनेप्टिक मैम. न्यूरॉन का, तो इसलिए उन दोनों का जो सिनेप्स है वो स्ट्रेंथन हो गया, मेमोरी वहां क्रिएट हो गई आपकी, लॉन्ग टर्म में चली गई. ओके 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 ठीक है मैम. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? हेलो. यस मैम. यस मैम. Which of the following are legend techniques? कल ही तो पढ़ी है. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं लेजेंड की? ए बी एन सी, ये पढ़ा था कल हमने. ये सब पढ़ी थी ना हमने कल लेजेंड में. ये करते हैं रेडियो एक्टिव एस्पिरेशन करते हैं, क्रायोजेनिक ब्लॉकेज करते हैं, ये सारी पढ़ी थी हमने कल. ये दिस इज नॉट एनी टेक्निक, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर स्कल. स्कल का एक पॉइंट है ये. ब्रेकमा. ठीक है, ये दिस इज जस्ट पार्ट, एक पॉइंट है स्कल का, ये टेक्निक नहीं है कोई. ऑल दीज आर लेजेंड टेक्निक्स जो ऊपर हमने 1 2 3 पढ़ी, कल ही पढ़ी थी हमने, राइट? Which of the following are not nuclei of thalamus?
which are not nuclei of thalamus. ये नहीं होता है, ये पढ़ा था हमने वेंट्रोमीडियल, एक हमने लेटरल पढ़ा था जो ऑप्शंस में दिया नहीं है, इफ यू रिमेम्बर अच्छे से। लेटरल और वेंट्रोलेटरल पढ़ा था हमने। यस मैम, पढ़ा था। वेंट्रोलेटरल था, एक Yes, ma'am. वेंट्रोमीडियल था और एक एंटीरियर था। तीनों के Anterior था। फंक्शंस भी पढ़े थे हमने। ये नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। There is- एक लेटरल ग्रुप होता है, एक मीडियल ग्रुप होता है और एक एंटीरियर ग्रुप होता है। 3 ग्रुप्स होते हैं। और लेटरल और मीडियल का तो बार बार पढ़ा था क्योंकि वो पेपर में आता है फंक्शंस में। फंगर का कौन सा सेंटर है, सेटाइटी का कौन सा सेंटर है। पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर मैम, पैरावेंट्रिकुलर नहीं होता है। पैरावेंट्रिकुलर थैलेमस में नहीं, पैरावेंट्रिकुलर मैम मिडलाइन थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर दिया हुआ है। हाइपोथैलेमिक, पैरावेंट्रिकुलर पैरावेंट्रिकुलर हाइपोथैलेमिक में हाइपोथैलेमिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम, हाइपोथैलेमस में होता है वो। और ओके, पैरावेंट्रिकुलर क्या बचा, नहीं होता है, नॉट न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। हेलो। एंट्रोवेंट्रल, लेटरल, मीडियल, थैलेमिक में नहीं होता है ये। एंटीरियर न्यूक्लियस, और मैम मैं वो देखी थी, उसमें लिखा हुआ है मिडलाइन न्यूक्लियर ग्रुप, तो उसमें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस लिखा हुआ है। मिडलाइन या मीडियल? मिडलाइन। मिडलाइन, which of the following are not nuclei of thalamus? एक मिनट फिर रुको, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का ओवरलैपिंग हो रहा है।
लेटरल रेटिकुलर पैरावेंट्रिकुलर हाइपोथैलेमस का तो गारंटेड होता है। ओके अब लेटरल भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है, वेंट्रोमीडियल भी होता है, ये सारे हाइपो में दे रखे हैं। क्या बचा? पैरावेंट्रिकुलर दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, पैरावेंट्रिकुलर होता है, ये नहीं होता है, और ये शायद ये वाला उसमें सिर्फ रहता है हाइपो में। वेंट्रोमीडियल। मैम ये कैसे याद होंगे अगर क्वेश्चंस आ गए? खुद देखती हूँ मैं इसका जुगाड़। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। हम्म ठीक है, तो मैं अपने पास नोट कर लेती हूँ इसको। इसका कुछ क्लियर कट या तो कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बना के आई शेयर, जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इनमें। ठीक है, इसका मैं भेजती हूँ फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस का, जिससे क्लियर रहे। तो अभी इन्होंने लेकिन थैलेमस का पूछा था और हमने हाइपोथैलेमस के बारे में ज्यादा पढ़ा है, इसलिए शायद हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं और ओवरलैपिंग भी हो रही है चीजें, क्योंकि ये हम हाइपोथैलेमस में भी पढ़ते हैं, यही सेम, यही हम थैलेमस में भी हम कह रहे हैं, ये भी है। ठीक है, ओके यस मैम, हाइपोथैलेमस में तो मुझे याद था कि पैरावेंट्रिकुलर का। हाँ हाँ हाँ, तो अभी इसमें हम फिलहाल इसके लिए श्योर है कि ये तो नहीं होता है। ठीक है मैम। तो ए तो नहीं है ए के साथ, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से शायद ये भी नहीं है, बट लेट्स सी, मैं इसका कुछ क्लियर बना के दे दूंगी, कुछ आई विल शेयर समथिंग ओके जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। नेटवर्क ऑफ ऑडिटरी पाथवे कैन बी अरेंज इन विच सीक्वेंस? लास्ट क्वेश्चन। 1 मैम इसका निमोनिक है। निमोनिक याद किया है इसका, वेरी गुड। AC स्लाइमा। अच्छा जी, A for auditory nerve, C हम्म, for cochlear nuclear. nuclei, C for superior, SS for स्लाइमा। S S S for S superior, L lateral laminiculus, I for inferior colliculi, M for medial geniculate और A for auditory cortex। तो फिर प्राइमरी ऑडिटरी आ जाएगा। AC अच्छा, स्लाइमा। चलो नाइस, सबके लिए इजी हो जाएगा। AC स्लाइमा आता तो है, ये मैंने तभी बता दिया था आई गेस पढ़ाते वक्त ही, यस मैम। सीक्वेंस आता है। सो ऑडिटरी नर्व से पहले जाएगी चीजें, कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे जाएंगी, कॉक्लियर से सुपीरियर, सुपीरियर से फिर लेटरल, फिर इंफीरियर कॉलिकुलाई, फिर मीडियल, फिर न्यूक्लियाई, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसको तो मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न, इसको याद ही करना है। यस मैम। ठीक है, ये आफ्टर ईयर वाला है, जैसे आइस का करा था ना हमने, रेटिना के बाद क्या सीक्वेंस है, वो भी पूछते हैं एग्जाम में, तो वैसे ही ईयर का है। तो जब ऑडिटरी नर्व तक सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो उसके बाद का क्या सीक्वेंस है। यस मैम। ठीक है, मैम लास्ट इसमें टाइम एग्जाम में आया था वो वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसमें तो स्टार्टिंग से और लास्ट तक दिया हुआ है, उसमें मिड हाँ से ही उठाई हुई थी सीक्वेंस, जैसे लेटरल से और मीडियल तक उठा ली, तो इस तरह से बीच से भी उठाकर दे देते हैं वो लोग ओके, सीक्वेंस। तो ये इसमें तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू लर्न दिस। इसको जैसे निमोनिक्स बना के करो, जैसे भी करो,
You have to memorize this thing. Yes, आइज का भी सीक्वेंस याद रखना है, और इसका ईयर का भी, ऑडिटरी का भी. ठीक है मैम. ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. अब बिफोर एंडिंग दिस, मुझे एक दो क्वेश्चन अभी जो हमने पीछे डिस्कस किए, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहे थे प्रोसेसिंग उनकी, तो मुझे कुछ एक आध चीजें बतानी है. जैसे हम एमेगडाला वाला डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है और ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है. यस अब मैम. ध्यान में रखना, जब आपको इमोशनल इवेंट को डिकोड करने की बात करी जाए, इमोशनल इवेंट डिकोड करना है, इमोशनल इवेंट को प्रोसेस करना है, जब भी ये डिकोडिंग या प्रोसेसिंग ऑफ इमोशनल इवेंट लिखा हुआ आए, तो इमोशनल वर्ड देख के आंखें बंद करके एमिगडाला, जब भी इमोशनल इवेंट को प्रोसेस कर रहा है, कुछ डिकोड कर रहा है या उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, आंसर विल बी हिप्पोकैम्पस एट दैट टाइम. ओके. हिप्पोकैम्पस के 3 मेजर फंक्शंस हैं: मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इमोशंस. जब हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ते हैं तो ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है ना, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. यस और मैम. लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर बात आ रही है मेमोरी ऑफ इमोशनली चार्ज्ड इवेंट, तो जो भी इमोशनली चार्ज्ड इवेंट है, अगर उसकी बात आ रही है तो हमारा एमिगडाला एक्टिवेट होगा. तो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हिप्पोकैम्पस के साथ. ठीक है. ठीक है, लेकिन इमोशनल इवेंट को प्रोसेस करने की बात आ रही है, उसको डिकोड करना है, समझना है. स्नेक देखा और उसको समझना है ये क्या है. तो याद है हमने डिस्कस किया था, आप मेमोरी के पास ही तो जाओगे ना. यस मैम. आप डर क्यों रहे हो? क्योंकि यू हैव दैट मेमोरी टू डिकोड इट. ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए. यस मैम. राइट, वहां पे हिप्पोकैम्पस का रोल है. तो यहाँ पे यू हैव टू बी अलर्ट. जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है, यू हैव टू बी अलर्ट कि आंसर क्या होने वाला है. हम इमोशन वर्ड पढ़ते ही हम आंख बंद करके एमिगडाला पे टिक करते हैं. यस मैम. ठीक है, एक ये चीज हुई. दूसरा जहां मैं अटक गई थी, जिस क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रह गया कि ऐसा हो रहा भी है कि नहीं, वो यही वाला क्वेश्चन था. आप में से किसी ने बोला भी था कि मैम ना सोडियम नहीं पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, और वही चीज शायद मेरे बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही थी कि सोडियम जा रहे हैं कि पोटेशियम ही जा रहे हैं. तो मुझे भी पोटेशियम ही ध्यान में आ रहा है जब से. जब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, तो जो हाइपर पोलराइजेशन का फेज था, तो उसमें अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहे थे, जहां तक मुझे भी याद है, ना कि सोडियम. यस मैम. है ना. तो पोटेशियम बाहर जाए जा रहे थे और एक्सेसिव में चले जाते हैं और फिर अंदर नेगेटिव हो जाता है, और जो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं कि कौन सा आयन बाहर जा रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर होना चाहिए फिर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. राइट. ठीक है, तो जस्ट बी श्योर. हो सकता है आप गूगल करोगे तो आपको आंसर गलत गलत मिल जाते हैं जगह जगह, बट जो भी आपकी लर्निंग है उसको लेके यू हैव टू बी वेरी श्योर. आपने आंसर अपना सही देना है. मैं वो देख रही थी व्हाट इज द रीजन फॉर हाइपोपोलराइजेशन, तो उसमें लिखा है हाइपरपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू एन excess of open potassium channels and potassium efflux from the cell. तो पोटेशियम बाहर जा रहा है ना, बाहर जा रहा है. यस मैम. सोडियम नहीं जा रहा है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. यस मैम. ठीक है, तो यही है, छोटी छोटी चीजें होती हैं. हमने लग रहा है हमने सब पढ़ा हुआ है, बट पढ़े हुए के बाद भी आंसर करने में वी कैन कमिट मिस्टेक्स. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं मेरे माइंड में भी. हम आगे बढ़ते जा
रही कि यार ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्शंस थे। तो दिस वाज इट फॉर योर यूनिट 4। I'll share you the ये वाला जो मॉक टेस्ट है मैं ये भी शेयर कर दूंगी। Re-revise everything, the whole concept. This unit 4 seems difficult but it is easy. अगर आपने देखा हो इसमें जैसे मैंने कहा मैक्सिमम मोर देन 95% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कंसेप्ट कवर कर रखा था, जिनका हार्डली फ्यू क्वेश्चंस, थ्री आई गेस 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें लगा कि हाँ हमने पढ़ा ही नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल डिटेल पूछ लिया इन्होंने, अदरवाइज हमने सारा पढ़ रखा था। सो yes, यू ma'am. जस्ट नीड टू री-रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। Okay. Yes, ma'am. So with this, unit 4 is also over. अब